नमस्ते बच्चों। सभी मेरे बच्चे कैसे हैं? सारे अच्छे से हो? मैं आप सबका विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो मेरे बच्चे सभी ध्यान से बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आज हम हमारा एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, है ना। हमारा 6 चैप्टर सजीव, विशेषताएं एवं आवास, यानी कौन सा है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो इसके बारे में हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। तो हर बार की तरह आपको क्या करना है? इस बार भी जो है अच्छे से बैठना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले जो है कुछ अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं। तो बच्चों हमेशा इस बात को याद रखिएगा, प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है और दूसरी बार संभल जाता है, लेकिन प्रयास नहीं करने वाले लोग जीवन भर गिरते हैं। यानी जो प्रयास करते हैं वो क्या करते हैं? वो एक बार में उठते हैं, यानी गिर जाते हैं। कई बार हम लोग प्रयास करते करते हम लोग जो है हार जाते हैं, है ना। लेकिन दूसरी बार हम क्या करते हैं? जो गलती पहली बार किया है उस गलती को दूसरी बार नहीं दोहराते हैं, है ना, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कब होता है? जब हम प्रयास कर रहे होते हैं। हमें पता है पिछली बार हमने कौन कौन सी ऐसे गलतियां किया जिससे कि हम सफल नहीं हुए। ओके। और अब क्या क्या करेंगे जिससे कि और भी ज्यादा हम लोग सफल हो जाए। लेकिन प्रयास जो नहीं करते हैं वे लोग क्या करते हैं? जीवन भर गिरते ही रहते हैं। एक बार गिरे, उठे नहीं, है ना, उठे नहीं, यानी और प्रयास नहीं किया, चलो हम हार ही जाएंगे सोचेंगे, और आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जीवन सफल नहीं होता है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। ओके। तो इसी के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है सजीव क्या है ना। यानी जिनमें जीवन होता है, जो जीवित होते हैं, जिनकी अपनी जैविक प्रक्रियाएं होती है। सजीव क्या होते हैं बच्चों? जो जीवित होते हैं और उनकी अपनी जैविक प्रक्रियाएं होती है। जैसे कि सजीव बढ़ते हैं, है ना, और बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी जैविक क्रियाएं जो है सजीव करते हैं। और हमें पता है सजीव और उनका आवास, यानी जो उनकी जो परिवेश है, सजीव और उनका परिवेश कैसा है बच्चों? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके। अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं। ओके। वे लोग जो है क्या करते हैं? आवास यानी जहां पे वे रहते हैं उसमें अनुकूलित होते हैं। जिस जगह पे रहते हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। सजीव के आवास बहुत सारे हैं, है ना। कई जंतुएं जल में रहते हैं, कई स्थल में रहते हैं, वायुमंडल में रहते हैं। इस तरह से हम जो है क्या देख सकते हैं? भिन्न भिन्न आवास देख सकते हैं जहां पे सजीव रहते हैं। तो बच्चों आपके इस चैप्टर में सबसे पहले ही हमने दो बच्चों को देखा, है ना, पहेली और बूझो। वे क्या कर रहे हैं? छुट्टियों में रोमांचक स्थानों पर सैर करने गए। जब उन्होंने देखा, वे ऋषिकेश में, है ना, क्या करने गए? वे जो है यात्रा पर, वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की जो है हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला आपने देखा होगा, बहुत ही सुंदर है ना। पर्वत श्रृंखलाएं देखी, वहां पर अलग प्रकार के पेड़ देखे, ओक के पेड़, चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़। ओके, अलग अलग तरीके के पेड़ों को देखा। जब वे राजस्थान में यात्रा करने गए तो वहां पर अलग स्थिति थी, है ना। जब वे ऋषिकेश में गए बहुत सर्दी थी, लेकिन जब वे राजस्थान में गए तो वहां पे जो है बहुत गर्मी थी। वहां पे उन्होंने ऊंट को देखा। ओके, पौधे जो थे वो अलग थे, नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे देखे। तो उनको क्या पता चला? हर जगह जो है, जहां जहां पे जाते हैं, वहां वहां पर अलग अलग जीव पाए जाते हैं, अलग अलग जीव जंतुएं पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है वृक्ष, पेड़, पौधे सब क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ जगह बहुत ठंडे थे, कुछ जगह बहुत उष्ण थे, कुछ जगह बहुत शुष्क थे, है ना। और उन्होंने अलग अलग
जीवों को देखा वहां पे। और उन्होंने ये जानने की कोशिश किया कि क्या हर जगह पर ऐसा कोई जगह है जहां पर कोई भी जीव ना पाया जाए। फिर भूजों ने क्या किया, अपने घर में गए। आप लोग कभी देखते होंगे ना, आपके घर में अगर अलमारी सब बंद पड़े हैं, तो आप कभी जब खोलते हो तो कई बार आप देखते हो कि कई से जो है कॉकरोच जा रहे हैं, कई से जो है के जाले लगे हुए और मकड़ियां हैं वहां पर। तो यानी हर जगह पर क्या है बच्चों, जीवों का वास है। ऐसा कोई जगह नहीं होता जहां पर आपको क्या ना दिखे, कोई भी जीव ना दिखे। तो हम लोग जो है अभी सजीव और उनके परिवेश की बात करते हैं। मेरे सारे बच्चे क्या करोगे, ध्यान से सुनोगे। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हमें पता है कि हर जगह पर जो है अलग अलग प्रकार के कौन रहते हैं, जीव रहते हैं। हर जीव एक जगह नहीं रहता। अब देखिए हम लोग जरा इसमें देखते हैं। ओके। अब देखिए बच्चों, आपने चिड़ियों को देखा होगा। वे कहाँ पे रहते, ज्यादातर अपने समय जो है नभ में बिताते हैं, है ना। आकाश में उड़ते रहते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी जो है बैठ जाते हैं, है ना, पेड़ों पर बैठ जाते हैं, नीचे आकर चलते हैं, दाने चुगते हैं। तो नभचर। ओके। एरियल जो कहाँ पे रहता है, आकाश में चलने वाला, आकाश में रहने वाले। और कई जीव जो है कहाँ पे रहता है, आपने देखा होगा, है ना। कई जीव पानी में रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलचर कहते हैं, एक्वेटिक, है ना, पानी में रहने वाले जीव। और जो भूमि और जल दोनों पे रहते हैं, ऐसे जीवों को देखा है ना जो कहाँ पे रहते हैं, भूमि और जल दोनों पे, उभयचर कहते हैं। ओके, एम्फीबियन कहते हैं, ये आपने बहुत छोटे छोटे क्लासेस में ही पढ़ रखा है। और जो भूमि में रहते हैं जैसे हम सभी, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी दलचर कहते हैं। तो सजीवों की आवाज जो है क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। ओके। हर जगह जो है सजीव क्या करते हैं, अलग अलग रहते हैं। और उसके हिसाब से ही उनमें क्या होता है, उनमें जो है उनके हिसाब से अनुकूलन होता है। ओके। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि सजीव क्या करते हैं, हर जगह पे अलग अलग तरीके से रहते हैं। भिन्न स्थानों पर जीव जंतुओं की विविधता पाई जाती है। आप ऊंट को आप जब जाओगे तो मरुस्थल में ही पाया जाएगा, है ना। तो हर जगह पर क्या होता है बच्चों, भिन्न स्थानों पर जीव जंतुओं की विविधता पाई जाती है, जो उस स्थान की जलवायु यानी अपने आप को ढाल लेते हैं उसके हिसाब से। ओके। जलवायु, भूगोल और पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करते हैं। ओके। वहां के जो है एनवायरनमेंट पे क्या करते हैं, पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और उसी के हिसाब से वहां पे जो है जीव जंतुएं देखने को मिलता है। अब देखिए बच्चों, जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल में क्या देखने को मिलता है आपको, ऊंट। कभी आप गए हो मरुस्थल, गए हो, कोई बच्चे राजस्थान कभी जाने का मौका मिला है। ओके। तो जब आप वहां पे जाओगे तो आप क्या देखोगे, वहां पे जो है आपको ऊंट दिखेगा, हर जगह रेत होगी, है ना। तो ऊंट जो है मरुस्थल में पाया जाता है, वहां पे जो है वहां के हिसाब से रेगिस्तानी चूहे होते हैं, जो हमारे यहाँ के चूहों से भिन्न होते हैं। ओके। मरुस्थल में ऊंट, रेगिस्तानी चूहे और अन्य जीव जो गर्म और शुष्क वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, वे पाए जाते हैं। ओके। वे क्या होते हैं बच्चों, वे वहां पे पाए जाते हैं। अब पर्वतों की तरफ चलते हैं। पर्वतों में अगर हम देखें तो अलग ही नजारा होता है ना, पूरे रोम से ढके हुए, बहुत सारे बाल होते हैं उनके शरीर में, बहुत बाल होते हैं, ताकि वे सर्दी से अपने आप को क्या कर सके, बचा सके, है ना। तो पर्वत में अगर हम देखेंगे तो याक होगा, बकरियां होगी, यहाँ की बकरियों की तरह नहीं होगा। ओके, एकदम से बाल से ढके हुए अलग प्रकार के होंगे।
तो पर्वत में याक होंगे, बकरी होंगे और अन्य जीव जो ठंडे और ऊंचे वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ओके, ऐसे जीव जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? पर्वत में देखने को मिलता है, ठंडे प्रदेशों में जो है हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम वन की तरफ चले, जंगल की तरफ चले, तो वन में हम लोग क्या देखेंगे? वन में जो है हाथी होगा, बाघ होगा और भी बहुत सारे वन्य जीव होते हैं। ओके, और अन्य जीव जो घने और आर्द्र वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होती है। उनमें कैसा अनुकूलन अनुकूलन होता है? वहां के अवस्था के अनुसार रहने की। ओके, जो उन्हें क्या करता है, जो ऐसी संरचनाएं होती है उनमें, ऐसे विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं। ओके, जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, के हिसाब से अनुकूलित होते हैं। अगर बहुत ही उष्ण है, गर्मी है, तो उसमें उसके हिसाब से होते हैं। ओके, तो हर जगह जो है उसके हिसाब से जब अपने आप को विशिष्ट संरचनाओं और तथा अपने स्वभाव की उपस्थिति से किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अनुकूलन कहते हैं। और जिसमें वे रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसमें सजीव रहता है वो स्थान बताइए मुझे जल्दी से। बिल्कुल सही, आवास कहते हैं। ओके, वो स्थान जहां पे वे रहते हैं आवास कहते हैं। अब अगर हम समुद्र की तरफ चलते हैं, तो समुद्र में जो है हम लोग देखेंगे कि मछलियां होती है। और कछुआ, जैसे हमने कहा, उभयचर है ना, दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी होता है। और बहुत सारे अन्य जीव जो जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, वे कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? हमें जो है समुद्र में पाए जाते हैं, यानी जलीय जीव पाए जाते हैं। ओके, तो हमने जो है हर तरफ देखा, ये देखिए ये भी क्या है? जलीय जीव है। और भी बहुत सारे जलीय जीव जो है कहाँ पे पाया जाएगा? जो है जल में पाया जाएगा। अब देखिए मरुस्थल। मरुस्थल में क्या होता है बच्चों? जल जो है बहुत कम होता है, बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। और मरुस्थल दिन में बहुत गर्म होता है और रात को ठंडा हो जाता है। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे जो है पाए जाने वाले पौधे सब अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे पौधे नहीं पाए जाते। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु कैसे होते हैं? वे वहां के भूमि पे रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ओके, तो हर जगह हमें जो है क्या दिखने को मिलता है? देखिए ऊंट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बताइए मुझे। बिल्कुल, मरुस्थल में जो है ऊंट भी हमें देखने को मिलता है। तो हमने जो है अभी बहुत सारे ऐसे जगह देखे जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, है ना? वातावरण अलग है, हर जगह की जलवायु अलग होती है, लेकिन जीव जाल जो है अपने आप को उस वातावरण के हिसाब से क्या करते हैं बच्चों? अनुकूलित करते हैं। ओके, उसके हिसाब से क्या करना शुरू कर देते हैं? अनुकूलन करना शुरू कर, यानी उसके हिसाब से वे ढल जाते हैं। अब अगर आप बहुत ही सर्दी वाले प्रदेश में रहते हो तो आप उसके हिसाब से अनुकूलित हो जाते हो। आप एकदम से राजस्थान चले गए तो आपको बहुत ही गर्मी लगेगा, थोड़े दिन आपको जो है एडजस्ट करने में मुश्किल होगा, है ना? तो इसके हिसाब से जो है अलग अलग तरीके से हम लोग देखने को मिलता है, यानी आवास अलग होता है। और उसके हिसाब से क्या होता है, हमें अनुकूलन भी जो है आवास के हिसाब से अलग अलग होता है। ओके, चलिए जरा अनुकूलन देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ध्रुवीय जानवर अपने आप को ठंडे वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। ओके, और जो है अपने गर्मी को बनाए रखने के लिए उनमें कैसे होते हैं? उनमें मोटा, उनकी त्वचा मोटी होती है, उनमें जो है मोटे फर होते हैं और वसा का उपयोग करते हैं जो उनके शरीर में जमा होता है। तो अनुकूलन क्या है? अनुकूलन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव
अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ओके, ये पूछते हैं कि अनुकूलन क्या है। तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि अनुकूलन क्या है। एडाप्टेशन यानी वे अपने आप को उस पर्यावरण के हिसाब से क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। ओके, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सर्टेन हैबिट्स कैसे करते हैं, विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लीव नेचुरली इन ए प्लेस कॉल्ड एडाप्टेशन, जिसको वो नेचुरली उस जगह पे रहना शुरू कर देता है, उसके हिसाब से ढाल लेते हैं, उसको हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। ओके, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे हमने आपसे कहा रेगिस्तान में रेगिस्तानी पौधे कैसे होते हैं। रेगिस्तानी पौधे अपने आप को शुष्क वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं और पानी की कमी के क्या करते हैं बावजूद भी वे वहां पे जीवित रहते हैं। अगर हम हमारे यहाँ के पौधों को 2 दिन पानी ना डालें तो सूख जाते हैं, क्योंकि वे उस जहाँ की मौसम होता है, जहाँ का जलवायु होता है, उसी हिसाब से क्या होता है बच्चों, अनुकूलित होता है। ओके, तो रेगिस्तान में हमने देखा कि पौधे अपने आप को शुष्क वातावरण के हिसाब से क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। ओके, अब जो है हम लोग अगर मरुस्थलीय जीव ऊंट की बात करें, तो बच्चों रेगिस्तानी जीवन उसका कैसा जीवन होता है, जो रेगिस्तान में रहता है उसी हिसाब से वो अपने आप को ढालते हैं। तो रेगिस्तानी जीवन, ऊंट रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होता है जहां पानी की कमी होती है। और ऊंट की जो संरचना है आप जब देखोगे किस तरह से है, लंबी गर्दन है ना, उसकी गर्दन देखिए, लंबा गर्दन है, और पैर देख रहे हो अलग तरीके का पैर है, जो उसे वहां के रेत में चलने के लिए क्या करता है, अनुकूलित करता है। तो लंबी गर्दन और पैर होते हैं। ऊंट की लंबी गर्दन और पैर इसे रेगिस्तानी इलाकों में चलने में मदद करते हैं। ओके, उसे चलने के लिए क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं। और उसकी यहाँ पे देखिए कुबड़ है ना, ऊंट के कुबड़ में वसा जमा होता है जो इसे ऊर्जा प्रदान करती है। जब भोजन और पानी की कमी रहती है, यानी जब भोजन और पानी के बिना बहुत दिनों तक चलना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता है ना, तो जो है वो क्या करता है, इस वसा का उपयोग करता है, जो उसे क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, फिर जो है ऊंट का कैसा शरीर कैसा है, मजबूत शरीर है। ऊंट का शरीर मजबूत और लचीला होता है, जो इसे रेगिस्तान के हर परिस्थितियों में चलने के लिए क्या करता है बच्चों, अनुकूलित करता है। ओके, तो यहाँ की परिवेश अलग है। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल में कैसा होता है, दिन में बहुत गर्म और रात को जो है बहुत ठंडा होता है। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हो या फिर जंतु हो, वे क्या करते हैं, वे अपने आप को उसके हिसाब से जो है अनुकूलित करते हैं। ओके, तो मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन हमने देखा कि मरुस्थलीय जीवों में क्या होता है, पानी की कमी से बचाव के लिए उनकी त्वचा भी कैसे होती है, खुरदरी त्वचा होती है। ओके, लंबे पैर होते हैं और गद्देदार तलवे होते हैं, जो उन्हें रेगिस्तान में दौड़ने के लिए क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेत को सॉरी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, क्या क्या कारण है। ओके, तो लंबे पैर है, गद्देदार तलवे है, रेगिस्तान में दौड़ने के लिए ऊंट जो है अनुकूलित होता है। तो मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय की, यहाँ पे देखिए हमने कुबड़ की बात किया, यहाँ पे क्या होता है, जल संचय की क्षमता होती है। ओके, जिससे कि वे बहुत दिनों तक बिना पानी पिए, बिना कुछ भोजन किए क्या हो सकता है, वे जो है रह सकते हैं। तो हमने जो है मरुस्थल मरुस्थल में देखा कि किस तरह से जो है ऊंट है ना, और वहां के जो पौधे हैं किस तरह से क्या होते हैं, वहां पे अनुकूलित होते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया, मरुस्थल में मरुस्थलीय वातावरण में जो है ऊंट सब जो है किस तरह से रहते हैं।
है ना। तो जब हम मरुस्थल की बात करते हैं तो अगला हम किसके बारे में देखते हैं, यानी समुद्र की बात करो, मरुस्थल की बात करो, तो दोनों जगह जो है, दोनों परिवेश जो है एक दूसरे से कैसे है बच्चों, बिल्कुल भिन्न है ना। तो अब देखिए, अब हम ऊंट को देखेंगे, फिर हम मछली को देखेंगे जो जल में रहता है। ओके। तो हमने देखा कि ऊंट की सारी शारीरिक संरचना कैसी है, अलग है। लेकिन जो मछली है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। हमारे लास्ट क्लास में जो है हमने क्या पढ़ा था, मछली के बारे में पढ़ रखा है आप लोगों ने, अपने लास्ट जो है चैप्टर में हमने पढ़ा रखा है आपको, है ना। बताइए, याद है कि भूल गए। शरीर में गति याद है? कमेंट कीजिए, मुझे बताइए जल्दी जल्दी। यस, मेरे बच्चों को याद है ना। तो जो भी हम पहले बताते हैं सभी जो है क्या है बच्चों, इंटरकनेक्टेड है। ये नहीं कि पहला चैप्टर पढ़ ले, चलो भाई छोड़ दिया, पढ़ लिया, खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप जो बात आपको पहले बताया जाता है और जो दूसरे चैप्टर तीसरे, यानी सभी को आपको क्या करना है, याद रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि सभी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी हम लोग जब जल की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, तो मेरे बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाना चाहिए कि मछली की क्या क्या विशेषताएं हमने पढ़ रखा है ना। तो जरा देख लेते हैं, मछली जो है, मछली का शरीर किस तरह से ढला हुआ है, जो उसे क्या करने में मदद करता है, जो उसे तैरने में, नदी या पानी में रहने में सब जो है अनुकूलित करता है। तो जो जलीय जीव होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, जलीय अनुकूलन। अब देखिए, जब हम जलीय जंतु यानी मछली के शरीर के बारे में बात करते हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको याद है, हमने ये सारे बातें आपको बता रखा है। तो जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा कि हम थोड़ी देर पानी में रुकते हैं, है ना, या थोड़ी देर जो है कपड़े सब धोते हैं, बर्तन सब धोते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे हाथों में जो है हमारी त्वचा ऐसे सिकुड़ जाती है, क्योंकि हमें, हमारी शरीर कैसा नहीं है, जल में रहने योग्य नहीं है। लेकिन मछली के शरीर में ये जो जलरोधी शल्क पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वे आसानी से पानी में रह सकते हैं। और उनमें क्या होती है, जल में श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं होती है, जिसे क्लोम या जो है गिल्स कहते हैं। ओके। जो यहाँ पे, जो अगर आपने मछली देखा है तो आप जो है देखिएगा, एक एक संरचनाओं को आप जो है ध्यान से देखिएगा। ओके। श्वसन के लिए विशेष रचनाएं होती है, जिसे क्लोम या गिल्स कहते हैं। और हमें पता है तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित होता है ना। हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा कि नाव के आकृति का, तो तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। यानी ये देखो, यहाँ पे सब जो है पंख लगा है, जो इसे तैरने में क्या करता है, आसान करता है। ओके। गर्दन का अभाव होता है, हमने ऊंट में देखा बहुत लंबी गर्दन थी, है ना। लेकिन मछली में जब हम देखते हैं तो गर्दन का अभाव होता है, तथा आंखों पर क्या होता है, निमेशक पटल होती है, यानी आंखों में जो है ऐसा संरचना होती है, जिससे कि पानी में अगर हम लोग थोड़ी देर अपनी आंखें पानी में खोल के रखें तो हमें दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन जो है मछली क्या होता है, उसके हिसाब से अनुकूलित होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश करने तथा श्वसन के प्रति अनुकूलित होते हैं। ओके, इतनी बातें याद हो गई। और भी है जो दोनों जगह रहते हैं, हमने जैसे देखो मेंढक, है ना। मेंढक के जो पार्श्वपाद है, यानी उसकी जो पाद जाल है, जल में तैरने में तथा लंबी मांसपेशियां भूमि में कूदने में सहायता करती है। तो ऐसे जीव भी होते हैं, उभयचर जिसे कहते हैं, दोनों जगह पे रहते हैं, है ना। ये जल में कैसे करते हैं, जल में अपने त्वचा द्वारा और स्थल में अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो हमने जो है अभी जलीय जीव मछली के बारे में हमने क्या देखा बच्चों, जो है उसकी विशेषताएं देखी, है ना। किस तरह से जो है जलीय जीवों में क्या होता है, अनुकूलन होता है, किस तरह से वे जल में रहते हैं, और उनमें जो है अलग अलग क्या पाया जाता है, जो जैसे कि हमने पहले क्या बताया आपको, जैसे कि हमने ऊंट देखा, ऊंट में अलग अनुकूलन था। जल के जीव जो मछली को देखा,
है ना। मछलियों में कैसा था, अलग अलग अनुकूलन था। तो बच्चों, हमने पृथ्वी पे पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं को देखा। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जंतुओं को देखा है। और इन सभी जंतुओं में क्या होता है, बताइए कैसा होता है? क्या सभी एक जैसा लगता है? नहीं, सब में जो है विशिष्ट संरचनाएं होती है। ओके, जो जो बातें आपको बताई जाए वो सारे पॉइंट्स को मन में रख लीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में पूछते हैं तो आप क्या कर सकते हो, को याद कर सकते हो, यानी उसके हिसाब से लिख सकते हो। तो उसमें कैसा होता है, विशिष्ट संरचनाएं होती है। ओके, उन सब में जो है विशिष्ट विशिष्ट क्या होती है, संरचनाएं होती है। ओके, इतनी बात आपको याद हुआ कि किस तरह से होती है। और फिर हमने जो है किसके बारे में देखा, अनुकूलन किसे कहते हैं, पूछते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या देखा हमने, अनुकूलन यानी किस तरह से वे अपने वातावरण में क्या करते हैं, ढल जाते हैं। अनुकूलन तो पूछ सकते हैं, अनुकूलन क्या है। ओके, आवास क्या है देखा। तो अनुकूलन के बारे में बात किया। और आवास बताइए क्या है, आवास किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वो रहता है। ओके, उसे क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। और हम सभी, जैसे कि आपको पता, आप कहीं भी जाओ, कहीं से भी निकलो, आप लास्ट में कहाँ पहुंच के रुकते हो, आपके घर में पहुंच के रुकते हो, वहीं पर आपको आराम मिलता है। चाहे आप टूर के लिए जाओ, चाहे घूमने के लिए कहीं भी जाओ, कितने भी मनोहर जगह हो, लेकिन हम सबको हमारा आवास, हमारा घर बहुत प्यारा होता है ना। बहुत मस्ती तो आप कर लेते हो जाकर, लेकिन फिर आपको आपकी घर की याद आती है, क्योंकि वहीं पर ऐसी जगह है जहां पर हम अनुकूलित होते हैं, है ना। हमारे हर कार्य को हम वहां पे करते हैं, और बिना झिझक के जो है अपने हर चीज को बहुत ही आरामदायक तरीके से हम लोग जो है करते हैं। अगर आपको आपके आवास की कोई, यानी आपके घर की कोई कदर नहीं होगा, थोड़े समय आप कहीं और जाके रुकिए, फिर आप देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारा जो घर है हमारे लिए कितना प्रिय है ना। सभी को लगता है ना ऐसा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे पता है मेरे सारे बच्चे अपने आवाज से क्या है, बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें शरण मिलता है। यहाँ पे हमें भोजन, वायु, सारी आवश्यकताओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है जीव अपने आवाज पे निर्भर रहते हैं। ओके, फिर हमने क्या देखा, स्थलीय आवास कौन सा है, यानी जो स्थलीय आवास देखा, है ना। आवास अलग अलग प्रकार के हैं, उसको भी याद रखिएगा। स्थलीय आवास कौन सा है, जलीय आवास कौन सा है ना। कौन कौन से आवास है, उन सबको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कई जीव जो है कहाँ पे रहते हैं, स्थल में रहते हैं, है ना। जैसे मनुष्य की बात भी कर लो, सारे जीव जंतुए क्या करते हैं बच्चों, स्थलीय आवास में रहते हैं, स्थल में रहते हैं। ओके, और कई जो है जलीय आवास होती है। यानी हमने क्या देखा, स्थलीय आवास, जो आपको जो है उदाहरण के साथ क्या करना है, इसको पढ़ना है। ओके, स्थलीय, तो स्थलीय आवास यानी जमीन पे रहने वाले जंतु, जो कहाँ पे रहते हैं, जो स्थल में रहते हैं। अभी आपको हमने बताया ना, जो जमीन पे रहते हैं। ओके, जमीन पे पाए जाने वाले जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं, को जो है स्थलीय जंतु कहते हैं। या फिर वे कहाँ पे रहते हैं, उनका आवास कहाँ पर है, स्थल में। जैसे कि वन हुआ, है ना, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र, ये सब क्या है, ये सब स्थल है ना। तो ये सब कहाँ पे रहते हैं, स्थल में रहते हैं। तो ये सभी जो है आप इस उदाहरण में लिख सकते हो, स्थलीय उदाहरण में लिख सकते हो। ओके, अब जो है हमारा अगला हमने क्या बताया, जलीय। तो आपने उसके जीव जंतुओं का अनुकूलन देख लिया किस तरह से है ना। जलीय, तो जो जलीय आवास होते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं बच्चों, जो जल में रहते हैं, है ना। जो जल में रहते हैं वे कैसे होते हैं, जलीय आवास कहते हैं, यानी जल में रहने वाले जंतु।
समझ में आया आपको? जैसे कि जलाशय हुआ, दलदल हुआ, झील, नदियां, समुद्र, ये सब किसके उदाहरण है? जहां पर पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहते हैं। कई घने जंगल में रहते हैं, है ना, कई मैदानों पे रहते हैं, कई मरुस्थल में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं। अब जो है जैव घटक क्या है? आप बताओगे मुझे क्या है, कि क्या समझते हो आप जैव घटक से? बताइए। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे एवं जंतु, उनके कैसे घटक है बच्चों? जैव घटक है ना। और अजैव घटक क्या है? बताइए। ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, जैव घटक क्या है, अजैव घटक क्या है? ओके, जैव घटक क्या है, अजैव घटक क्या है? तो जैसे कि अजैव घटक, आप बताओ मुझे, उदाहरण बताइए कौन कौन से हैं। जैसे कि चट्टान हुआ, मिट्टी हुआ, वायु हुआ, जल, यानी निर्जीव वस्तुएं, है ना। तो हमने जो है जैव घटक देखा, बायोटिक। और अजैव घटक क्या है? नॉन लिविंग। ओके। तो ये सब जो है क्या है बच्चों? जैव और अजैव घटक दोनों के उदाहरण को भी आपको याद रखना है। यानी किसी निवास में, यानी किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे हुए या सारे जीव जंतु हुए, सब जो है उसके जैव घटक है। ओके। और जैसे कि जो जो निर्जीव है, निर्जीव वस्तुएं, चट्टान हुआ, मिट्टी हुआ, वायु, जल, ये सभी जो है अजैव घटक है। और जब हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश जो परम स्रोत है हम सबके लिए, है ना, सूर्य का प्रकाश, आप बताओ ये क्या है? जैव है या अजैव घटक है? प्रकाश। तो सूर्य का जो प्रकाश है और जो ऊष्मा है जो परिवेश में जिसकी वजह से होता है, वे भी जो है कौन सा घटक है? अजैव घटक है। ओके। तो इन सबको जो है आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, कौन सा जैव घटक है, कौन सा अजैव घटक है, स्थलीय आवास कौन सा है, जलीय आवास कौन सा है। ये सारी बातों को आपको एक एक करके जो है क्या करना है, पढ़ना है। ओके। कि जो है आवाज, यानी इसमें जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें जो आपको बताया गया है, वो सब आपको क्या करना है, वो सब जो है आपको याद रखना है। ओके। तो अनुकूलन की जब हम बात करते हैं, तो हमने जो है विभिन्न प्रकार के अनुकूलन के बारे, अभी जो है लास्ट में आपका एमसीक्यू भी होने वाला है, तो उसमें मेरे बच्चे अच्छे से उत्तर दीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा आपको जो है अच्छे से आपने पढ़ रखा है, यानी आपको समझ में आ चुका है। तो भिन्न स्थानों पर जीव जंतुओं की विविधता पाई जाती है, जो उस स्थान की जलवायु, भूगोल और पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करती है। ओके। और इसी के उदाहरण को हमने जो है भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में देखा। मरुस्थल में ऊंट, रेगिस्तानी चूहे देखे। ओके। और अन्य जीव जो गर्म और शुष्क वातावरण में रहते हैं। फिर जो है वो सब कैसे होते हैं, वो सब जो है उसके हिसाब से अनुकूलित होते हैं। पर्वत में याक, बकरी और अन्य जीव जो ठंडे और ऊंचे वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ओके। और जो है वन में कैसा होता है? हाथी, बाघ और अन्य जीव जो घने और आर्द्र वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ओके। फिर हमने क्या देखा, किस तरह से और देखा है, और क्या देखा हमने, बताइए जल्दी से। यस, समुद्र तट, मछलियां, कछुए और अन्य जीव जो जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। मरुस्थल में देखा, जल की बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन के समय कैसा होता है? बहुत ही गर्म होता है ना, कि हम लोग कोई बाहर ही नहीं निकल सकते, उतना गर्म होता है। और रात जैसी ही होती है, रेत ठंडा हो जाता है, तभी जो है वहां का वातावरण भी बहुत ठंडा हो जाता है। और जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु क्या करते हैं? भूमि पर रहते हैं
एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ओके, जैसे कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे देखे, जंतु देखे, है ना, जंतु हमने ऊंट देखा, और भी जंतु है जो वहां पे पाए जाते हैं, वे सब क्या करते हैं, वे सब भूमि पर ही रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। विभिन्न प्रकार मछली के हमने जो है देखा कि विभिन्न प्रकार की मछलियां, परंतु इसमें अधिक किस्म की मछलियां, इन सबके शरीर कैसे होते हैं, धारा रेखीय होता है, ये सभी हमने देखा। इनकी आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है ना। ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। ओके, फिर स्थलीय आवास देखा। स्थलीय आवास वह आवास है जो जमीन पर स्थित होता है, जैसे कि वन, मैदान, रेगिस्तान और पहाड़। तो स्थलीय आवास विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए घर प्रदान करता है, जिसमें पौधे, जानवर, कीट सभी शामिल है। तो स्थलीय आवास के प्रकार देखिए, वन है, घने पेड़ों वाले क्षेत्र, ओके, जो विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए घर प्रदान करते हैं। मैदान है, खुले और समतल क्षेत्र जो घास और अन्य पौधों के लिए उपयुक्त होते हैं। रेगिस्तान है, तो हमने विभिन्न प्रकार के आवास देखे, विभिन्न प्रकार की जगह देखे, वहां पे शुष्क और गर्म क्षेत्र है जो विशेष प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए क्या प्रदान करता है, घर प्रदान करता है। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। ऊंट है, बबूल है, नागफनी के पौधे हैं, ये सब कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, मरुस्थल में पाए जाते हैं। और मरुस्थल में रहने वाले चूहे, ओके, चूहों को देखा है, वहां पर अलग किस्म के होते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप जो है, उनके जो है पैर लंबे नहीं होते। ओके, ऊंट की तरह आप बोलोगे सभी का जो है लंबा होता है। तो ये देखिए, सांप वहां पे जो पाया जाता है। तो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, और रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु क्या करते हैं, ये जंतु बाहर निकल कर आते हैं। और मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कैसे होती है, पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटे होते हैं। तो पौधों की पत्तियां कांटों यानी किस रूप में होते हैं, आपने कैक्टस सब देखा है ना, शूल के यानी कांटों के रूप ले लेते हैं। ओके, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेते हैं, और इससे पत्तियों में होने वाला वाष्पोत्सर्जन जो है क्या करते हैं, जलहास में कमी कर, यानी जल को ज्यादा बर्बाद होने से रोकता है। ओके, जल को जो है ज्यादा वेस्ट होने से क्या करता है, रोकता है। और इसके तनों में जो है क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ओके, तो ये सभी जो है नागफनी की पत्ती, जैसे देखिए जिस संरचना को आप देख रहे हैं, ओके, ये वास्तव में क्या है, इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना कैसा होता है, मोटी मोम, इसकी जो मोम जैसे परत होती है, मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे क्या होते हैं, जल संरक्षण में सहायता मिलती है। और अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। तो इस बात को याद रखना है कि तनों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है। ओके, तो मेरे बच्चों को ये सारी बातें याद हो गई है। तो हम लोग अभी हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। ओके, तो मेरे बच्चे सब तैयार बैठे हैं। चलिए बताइए मुझे, पर्वतों पर कौन से जीव मिलते हैं, पर्वतों पे कौन सा जीव मिलते हैं। बकरी, ए बकरी, बी याक, सी ए और बी दोनों। हो गया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं, ए अनुकूलन, बी आवास, सी आदत।
जहाँ पे वे रहते हैं। हो गया? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए मेरे सारे बच्चे। चलिए तीसरा प्रश्न, कोई छूट गया तो आप बता दीजिएगा, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके। सजीव कौन कौन से होते हैं? तीसरा प्रश्न है, सजीव कौन कौन से होते हैं? ए मनुष्य, पौधे, बी जीव जंतु, सी उपरोक्त सभी। तो इसमें से सजीव कौन है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागफनी का पौधा कहाँ मिलता है? नागफनी का पौधा कहाँ मिलता है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी दिल्ली। यानी कहाँ पर जो है ज्यादा वो पाया जाता है? हो गया? आगे बढ़े। अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन किसे कहते हैं, हमारा पांचवा प्रश्न। ए परिवेश में रहने के योग्य बनाना, बी परिवेश में रहने के योग्य ना बनाना, सी उपरोक्त सभी। अनुकूलन किसे कहते हैं? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न दिखाए। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषताएं हैं? पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषताएं हैं? ए मोटी त्वचा होती है, बी शरीर पर लंबे बाल होते हैं, सी उपरोक्त सभी। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर को जो है सही से लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किस द्वारा होता है? यानी किसके द्वारा जो है नागफनी पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है? पत्ते, जड़, तना, किसके द्वारा होता है? आगे बढ़े हम लोग। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। स्थलीय आवास में कौन से जीव पाए जाते हैं? ए मछली और कछुए, बी शेर और हाथी, सी दोनों, यानी ए और बी, दोनों ए और बी। तलीय आवास। आप जो है कौन कौन से आवास पूछ रहे हैं उसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय आवास में कौन सी विशेषता पाई जाती है? उच्च तापमान और कम वर्षा, निम्न तापमान और अधिक वर्षा, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा।
मरुस्थलीय आवास में कौन सी विशेषता पाई जाती है? चलिए हमारा 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऊंट के अनुकूलन का उदाहरण है। ए, पानी का संरक्षण करने वाला प्रणाली। बी, अधिक पानी पीने की क्षमता। सी, बड़े कान और लंबी पूंछ। तो कौन सा है उसके अनुकूलन जो उसे रेगिस्तान में रहने योग्य बनाता है इसमें से? तो मेरे बच्चों ने सभी ने उत्तर लिख लिया होगा, है ना? अब हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं और आप मुझे जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, पर्वतों पर कौन से जीव मिलते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, सी, है ना? हमने दोनों जीवों को कहाँ पे देखा? पर्वत पे देखा। जिस स्थान पे सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, आवास, है ना? आप लोगों ने बिल्कुल सही सही उत्तर लिखा है। ऐसा कोई है जिसने गलत लिखा इस बात को? नहीं, है ना? मेरे सारे बच्चे बिल्कुल समझदार हैं, एकदम से सही सही लिखा है। और किसी ने गलत लिखा भी है तो कोई बात नहीं, तो जो है सही कर लीजिएगा। बताइए, सजीव कौन कौन से होते हैं? हमें पता है सभी है ना? मनुष्य, पौधे, जीव जंतु। यानी क्या उत्तर है? उपरोक्त सभी। नागफनी का पौधा कहाँ मिलता है? कहाँ पर आपको ज्यादातर देखने को मिलता है? जो अनुकूलित होता है राजस्थान में, है ना? रेत में। अनुकूलन किसे कहते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, परिवेश में रहने योग्य बनाना। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषता है? मोटी त्वचा होती है, शरीर पर लंबे बाल होते हैं, सभी, है ना? सारे विशेषताएं जो है उनमें पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या है? सी, उपरोक्त सभी। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किस द्वारा होता है? बताइए। अभी अभी आपको बताया था। बिल्कुल सही, तनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तनों के द्वारा, यानी तना में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। स्थलीय आवास में कौन से जीव पाए जाते हैं? स्थलीय आवास, मछली और कछुआ, शेर और हाथी। दोनों, ए और बी। बताइए क्या सही है? स्थलीय आवास में जो है हम लोग किसको देखते हैं? शेर और हाथी। मरुस्थलीय आवास में कौन सी विशेषता पाई जाती है? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मुझे। बिल्कुल, ए, है ना? उच्च तापमान होता है और वर्षा बहुत ही कम होता है। ऊंट का अनुकूलन का क्या उदाहरण है बच्चों? बताइए। यानी जो है उसमें क्या होता है? ए, है ना? पानी की संरक्षण करने वाली प्रणाली, जिसकी वजह से वो बहुत दिनों तक प्यासा घूम सकता है। ओके। तो मेरे बच्चों, आपने जो है बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आप आगे की बातें और पढ़कर आइएगा, फिर हम लोग जो है साथ साथ चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।